नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए। ज्यादातर जगह स्थितियां साफ भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी सियासी हलकों में गर्माहट कम नहीं हो रही है। अब बात ईवीएम की है। आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने आरोप लगाया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है और ईवीएम की वजह से ही बीएसपी उत्तर प्रदेश में और आम आदमी पार्टी पंजाब और गोवा में हारी है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि पंजाब में इनके वोट को तब्दील किया, बदला गया है अकाली दल के वोट बैंक में। और दूसरा, मायावती ने साफ कहा है कि एक साजिश रची गई है उन्हें हराने के लिए और ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। खैर चलिए, ये अपने एक बयान है। मायावती ने साफ कहा है कि हम अदालत में जाएंगे और हमें पूरी तरह से संदेह नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। चलिए, दोनों नेताओं के दावे क्या है उसके बाद हमारे पैनल पे लौटेंगे और हम चर्चा करेंगे। खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो भारी जीत हासिल की है, वह ईमानदारी की जीत नहीं है, वह कोरी इनकी बेईमानी, वह धांधली की जीत है। और साथ ही यहाँ लोकतंत्र की भी हत्या कर दी गई है। ये भी बड़े दुख की बात है। और यदि इनको मेरी ये बात गलत लगती है, मैं फिर इस बात को कह रही हूँ कि यदि इनको मेरी ये बात गलत लगती है तो फिर इनको इन दोनों राज्यों में ये चुनाव पुरानी व्यवस्था के तहत बैलेट पेपर से करा के अपनी ईमानदारी का सबूत दे देना चाहिए। ऐसा तो ये कभी भी नहीं करेंगे। इनके चेहरे बता रही है 325 सीट लेने के बाद, इनकी भाषा बता रही है, चेहरों पर बनावटी हंसी है, बनावटी खुशी है। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, बात बोल रहे हैं, लड़खड़ा कर बोल रहे हैं। कई कंट्रीज ने, आप लोग जानते हैं कि ईवीएम को बैन कर दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने, नीदरलैंड्स ने, कई सारे कंट्रीज ने ईवीएम को बैन कर दिया। और वो लोग ऐसे, जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ईवीएम बैन किया जाए। क्यों किया उन लोगों ने? क्योंकि उनको भी लग रहा है ईवीएम से टेम्परिंग होती है। तो अगर वो इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश ईवीएम को बैन कर रहे हैं, तो हमें भी इसके ऊपर अगर प्रश्न उठे हैं तो इसका जवाब तो ईमानदारी से ढूंढना चाहिए। और 2014 के पहले तक भारतीय जनता पार्टी खुद ईवीएम का विरोध करती थी। आडवाणी जी, सुब्रमण्यम स्वामी, इन लोगों ने खुद इसका ईवीएम का विरोध किया था। खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे सुब्रमण्यम स्वामी साहब। आडवाणी जी ने खुद उसका विरोध किया था। और अब चूंकि सत्ता में आ गए तो कह रहे हैं ईवीएम बड़ी अच्छी है, ईवीएम टेम्पर प्रूफ है। पहले ईवीएम टेम्पर हो सकती थी, अब ईवीएम टेम्पर प्रूफ है। तो भी आपने सुना, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर, गोवा के अंदर भारी धांधली की गई, अकालियों को वोट ट्रांसफर किया गया है। और मायावती कह रही है कि इनके बनावटी हंसी और बनावटी चेहरे दिख रहे हैं साफ और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इलेक्शन कमीशन को लेटर भी लिखा गया है और एमसीडी में भी इलेक्शन बैलेट के जरिए करवाए जाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसे खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने भी सहयोग करने की बात कही है कि ईवीएम के जरिए एमसीडी के चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए, बैलेट से चुनाव होने चाहिए। खैर चलिए, हम चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब है, भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ हैं, गिरिराज गर्ग साहब कांग्रेस से हमारे साथ में है और आम आदमी पार्टी नेता पूनम चंद भंडारी जी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। ओम जी, ये क्या माना जाए इसे कि दोनों नेता एक साथ ईवीएम को दोषी बता रहे हैं? देखिए, कुल मिला के योगेंद्र जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नतीजे आए हैं वो मेरा ख्याल है कि उनको स्वीकार करना चाहिए। और जहां आप बताइए, कांग्रेस पंजाब में जीती है, आप पार्टी का भी बड़ा भारी अपना एक हैसियत बनी है वहां पर, हर जगह। तो ये बात समझ में नहीं आती। हालांकि ईवीएम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले ऐतराज जताए थे, कांग्रेस भी जताती रही, सभी। अच्छा, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप इसके लिए आगे से कुछ बात कह सकते हैं कि अगली बार जब चुनाव हो तो बैलेट से होना चाहिए, लेकिन इन चुनाव पे उंगली उठाने का मतलब यह है कि आप ये समझ नहीं पा रहे कि आपकी पराजय कैसे हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने 2016 से जिस तरीके से अपने आप को यूपी में खासतौर से सक्रिय किया है, उसको अब तो सब सामने आ गया कि 1 लाख से ज्यादा कुछ बूथों के ऊपर 1 लाख 1.5 लाख कार्यकर्ता किस तरीके से अमित शाह ने, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। देखिए, शत्रु भी अगर कोई प्रतियोगिता जीतता है तो कहना चाहिए कि साहब आपने कमाल की सोशल इंजीनियरिंग की है, आपको इस पे किसी का एतराज नहीं होना चाहिए।
एक एक बूथ के ऊपर 20-20 लोग उन्होंने लगाए, 1.5 लाख के करीब लोगों को वहां पर लगाया और लगातार काम करते रहे। 17 दिन तक अमित शाह वहां पर बैठे रहे, 3 दिन तक प्रधानमंत्री वहां पर बैठे रहे। उसके साथ साथ में वो दलित जातियां सिर्फ जो जाटुओं के नाम से पहचानी जाती थी, बाकी लोगों को जो बिल्कुल दबा के रखा जाता था, वो उठ खड़ी हुई, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर खींचा। वो एक अपने आप में उपलब्धि है। उसी तरीके से पिछड़ों को जिस तरीके से यादवों या जाटों के रूप में पहचाना जाता था, बाकी जातियों का आप नजरअंदाज करते थे, वो जातियां खड़ी हुई और उसको भारतीय जनता पार्टी में अपने में समेटा। इन सब के नतीजे थे कि उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी बहुमत यूपी के अंदर मिल रहा है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया। क्योंकि आपने तो विकास के नाम पे चर्चा करते रहे, आप मेट्रो की चर्चा करते रहे, आप सड़कों की चर्चा करते रहे, आप उन जातियों को भूल गए जिनके आधार पर जो भारतीय राजनीति के अंदर मतदाता की हैसियत से बहुत महत्वपूर्ण है और जिनको नजरअंदाज करना भारी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उपेक्षित थी हो जाती हैं और बीजेपी ने उसके रख को पहचानने की कोशिश की। कि बिल्कुल बात सही है कि हर बार वहां सोशल इंजीनियरिंग देखी जाती है। मायावती ने 2007 में ब्राह्मण एससी को सोशल इंजीनियरिंग में डाला, मुलायम सिंह यादव वर्षों से मुस्लिम और यादवों को, लेकिन बीजेपी ने अपने तरीके से एक नए अंदाज से उन्होंने काम किया। उन्होंने देखा कि कौन सा ओबीसी में तबका है जो गैर यादव और उपेक्षित है, और एससी के अंदर गैर जाटो कौन सी जातियां हैं जो उपेक्षित हैं, जिन्हें महज एक बस मतदाता की तरह ही हैसियत बना करके रखे। उन लोगों को बाहर निकाला, उन्हें प्रतिनिधित्व दिया, उन्हें टिकट दिया और वो जिताने में कामयाब भी हो गए। खैर चलिए अब रुक करते हैं पूनमचंद जी भंडारी साहब का। भंडारी साहब, 70 में से 67 सीट जीतना मुझे लगता है कि तो सुनामी की भी सुनामी थी। उस वक्त किसी ने ईवीएम पे उंगली नहीं उठाई, और पंजाब और वहां पे आप लोगों को वहां पे डाउट है। ये बात सही है कि ओम सैनी साहब कह रहे हैं कि ये बात हो सकती है एक तर्क के साथ में कि कई देशों में ईवीएम को बैन किया जा रहा है, हमें भी बैलेट सिस्टम पे आना चाहिए, वो डिमांड हो सकती है। लेकिन ईवीएम को दोषी ठहराना, क्योंकि हम पढ़ रहे थे अभी ईवीएम में कुछ चीजों के लिए छुटपुट हो सकता है, लेकिन आप कई सीटों पे कई तरह से मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ये तय मान के चलिए कि एक बूथ पे 5 लोग कर्मचारी होते हैं, और षड्यंत्र में 1 से 2 और 3 जब होते हैं तो ये तय मान के चलो कि उसमें कहीं ना कहीं भांडा फूटने के पूरे चांस होते हैं। और जब सब बूथों पे ऐसे हालात बन जाए तो बहुत मुश्किल है कि कोई भी आदमी चुप हो। योगेंद्र जी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, जर्मनी में, वहां तो बैन किया गया है, तो वहां 5 आदमी अंदर बैठते नहीं थे क्या? सब जगह बैठते थे। जब उनको लगा तभी तो उन्होंने बंद किया, वरना बंद करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि काउंटिंग में जब आप बैलेट से कराते हो तो उसमें थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है, तो वहां तो टाइम 1-1 मिनट की वैल्यू करते हैं, वहां किया गया। इसका मतलब कहीं कहीं गड़बड़ी तो निश्चित। अमेरिका इंग्लैंड में कहां पर बंद हुआ? अमेरिका बंद है, अमेरिका इंग्लैंड जापान में, नीदरलैंड के लिए वो बंद है बैलेट से। चलिए माना जा सकता है कुछ कंट्रीज में बंद किया गया। अच्छा आप अभी देखिए महाराष्ट्र का आपने एग्जाम्पल देखा, उसने मुकदमा भी किया, उसने निर्दलीय खड़ा उम्मीदवार कह रहा मेरे एक भी वोट नहीं आया, बोले मेरा परिवार के वो तो वोट आते थे, वो नहीं आया उसके। आप देखिए केजरीवाल जी ने जब चुनाव, शर्मिला इरोम के तो 90 वोट आए हैं जो 16 साल तक हंगर स्ट्राइक पे रही। वो कितने आए मतलब सवाल ये, एक आज अपना वोट डालेगा नहीं गया, जो चुनाव में खड़ा हुआ है वो अपना वोट डालेगा नहीं गया। तब केजरीवाल साहब ने सारी स्टडी करने के बाद में ऐसा है इमीडिएटली उसने नहीं कहा, जब सारे कार्यकर्ता आए और बताया था हमारे इस बूथ से इतने कार्यकर्ता 2 वोट आए यहाँ पर, उसके परिवार भी हैं, कहीं 3 वोट आए, जब पूरा परिवार है 27 लोग जहाँ फैमिली के अंदर है और वहां वोट डालेंगे तो एक डाउट क्रिएट होता है। और जहाँ वीवीपीटी मशीन 32 है, हमने कहा उनकी जांच करो ना, जहाँ मशीन आई है। सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी गए थे, उन्होंने ये ऐतराज किया था कि जब गड़बड़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साइड में वो वीवीपीटी मशीन लगा दीजिए ताकि उसकी प्रिंट आ जाए और उससे बाद में पता पड़े काउंटिंग आई है। तो ये ऐसा क्यों नहीं किया गया? और जहां किया गया है, जहां किया गया 32 में, हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि पंजाब में 32 सीटों पर किया गया था, तो वो काउंटिंग करा दो ना। और मशीन जांच कराने में क्या दिक्कत आ रही है भाजपा को? अगर जब चुनाव जीत गए हैं वो, उन्हें क्या दिक्कत आ रही है? गवर्नर की दिक्कत क्या आ रही है? दिल्ली के अंदर हम चाहते हैं कि बैलेट से हो जाए, एलजी चाहते हैं, बताइए आप क्या दिक्कत आ रही है? बैलेट से कराने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मालूम पड़ जाए। देखिए लोकतंत्र का गला घुटता है। अगर आपको शक हो रहा है, किसी को डाउट हो रहा है, तो लोकतंत्र के अंदर डाउट शक की जगह गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और पीएम को शुड कम विद क्लीन हैंड्स कि नहीं कोई बात नहीं है, अगर इनको विश्वास नहीं है। मैं एक बात भविष्य का कोई दिक्कत नहीं है। एक बात जानना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी जी से लेके चरण सिंह और उसके बाद के कई दौर ऐसे देखे हैं जब अनफेयर इलेक्शन की बात कही गई हो कि नहीं साहब चुनाव में धांधली हुई है। ये तो देखिए पहली बार नहीं है, ये तो बहुत बार नहीं धांधली, वो पहले राइट ढंग की धांधली होती है, बूथ कैप्चर करना, ये करना, पेटे बदलना, शाहिद बदलने का सिलसिला और ये अभी देखिए पिछले इलेक्शन की बात करता हूँ, राजस्थान में
दो लोगों ने इस बात को लेकर के आवाज उठाई कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो जयपुर के सिविल लाइन से हारे थे और आमेर से सतीश पूनिया हारे थे, दोनों ने कहा कि साहब ईवीएम में, काउंटिंग में और ईवीएम में गड़बड़ियां हुई हैं। तो ये देखिए कि स्वाभाविक एक प्रकृति है ह्यूमन नेचर की कि जब लगता है कि शायद हो सकता है अपने मन को शांत करने के लिए कैसा हो सकता है। नहीं, पर इतने बूथ के अंदर चलिए, जब आपको 67 सीटें मिली 70 में से, तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा, कभी बीजेपी ने तो नहीं कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी रही है इसमें? उन्होंने गड़बड़ी की होगी, नहीं हो तो नहीं की होगी, नहीं डिमांड की होगी, डिमांड करते हुए देखते ये कैसा क्योंकि सरकार उनकी सारा उनका चुनाव करने वाले वो हम लोग सही है। पर प्रश्न मैं ही कर रहा हूँ बीजेपी ने भी कहा, पहले कहा, पहले स्वामी रामकृष्ण आडवाणी इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन कर चुके हैं पहले। जब बीजेपी विपक्ष होती है तो सारी अच्छी बातें करती है वो। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, सत्ता में आती है सर, मैंने तो उन बातों में बदल जाती है। सारे आप देख लीजिए, चाहे आपकी कोई सी पॉलिसी हो, चाहे कुछ भी हो, हर काम में बीजेपी ने हमेशा विरोध किया है। लेकिन उसके बाद के अंदर एफडीआई नहीं लाएंगे, बाद में लेके आते। सारे वो काम किए उन्होंने जो उस टाइम वो डिमांड किया करते थे, जिस मॉडल की बात किया करते थे, उस मॉडल। देखिए एक बात और शकीयों भी होता है, ठीक है, जनता ने दिया समर्थन, मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का ग्राफ लगातार गिरा से जानते हैं। 2014 का जो वेव थी, वो वेव इस बार कहीं भी नहीं थी। उसके बावजूद, इतने काम नहीं करने के बावजूद इतने सीटें आए ना, ये कहीं कहीं डाउट क्रिएट करता है। और कई मायावती की 2-3 सीटें ऐसी है जहां उसके बीएसपी को एक 0 वोट मिला, एक भी वोट नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहूंगा साहब, आप लोगों का संदेह जायज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मेहनत करता आदमी एग्जाम में जब बैठता है और मेहनत करता है, पूरी रात जगता है और वो देखता है कि मेरे इतनी मेहनत की थी बावजूद उसके मार्क्स नहीं आए। कभी कभी देखिए हमें यह विचार करना चाहिए कि भाई एग्जामिनर कहीं कोसों दूर बैठा हुआ है, उससे मेरी कोई टसल नहीं है, तो मैंने लिखा क्या, उसकी भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर मान लो पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान आपको अधिकार बताता है, आप कर्तव्य लिखेंगे, तो कैसे वो एग्जाम के नंबर देगा? मेरा मानना है कि देखिए इलेक्शन के बाद में इस बात को लेकर के एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए राजनीतिक दलों को। ईवीएम के साथ तो आपका संदेह हो सकता है, लेकिन इस पर भी तो गौर फरमाना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि नोटबंदी, जिसको सारा विपक्ष एक कमजोर कड़ी मान रहा था नरेंद्र मोदी की, जिसको उसे बुनाया, और उत्तर प्रदेश के एक्सरसाइज को भी आप लोगों को जरा मुझे लगता है नरेंद्र मोदी खुद मान रहे थे कि ये उनका गलत डिसीजन हो गया। ये इसे शुरू में उन्होंने नोटबंदी की बात नहीं की, महाराष्ट्र में चुनाव जीत गई है वो, तब जाकर के उन्होंने नोटबंदी की बात को लेकर के आए थे। उससे पहले जो नरेंद्र मोदी साहब ने एक बात कही, नरेंद्र मोदी की उस बात को आप लोगों को भी थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि ऐसे क्या, किस तरह से बूथ मैनेजमेंट किया है बीजेपी ने कि सब कुछ एकदम क्लीन स्वीप। मैं वही बात कर रहा हूं, ओम सैनी साहब, विरोधी माहौल होने के बावजूद पॉजिटिव चले गए। मैं वही कह रहा हूँ, ओम सैनी साहब भी कह रहे थे कि 1 लाख लोगों ने लगा दिया, 20 भी लगा दिए। वो सारे काम हमने पंजाब में किए थे, जो कहा था सारा सिस्टम, सारा वो आपने 1.5 साल से पूरे पंजाब में ताकत लगा दी, हर बूथ पे हमने कर दिया सारा। जब सारे वक्त कर दिए थे, उसके बावजूद ये स्थिति आई। और चूंकि जब कार्यकर्ता को बताया, तब हमें लगा कि वास्तव में कहीं कहीं ये गड़बड़ हुई है। भंडारी साहब, आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं योगेंद्र जी की अनुमति से आपको देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा तुर्क का पत्ता जो चला, जिसको आप लोग कभी भी आपने गौर नहीं किया, जो तुष्टीकरण की नीति का एलिगेशन है, उसको लेकर के, और जो बहुसंख्यकों में एक असंतोष है, उस असंतोष को भी उन्होंने उजागर किया और बहुसंख्यकों ने इसको नोटिस किया है और उस पर अपनी मोहर लगाई है। वो तकलीफें जिनके बारे में आप बोलेंगे